ये बताइएगा कि भारत आने वाला सबसे पहला यूरोपीय कंपनी कौन था? पुर्तगाली था। ठीक है। 1498 में वास्को डी गामा पहुंचा कालीकट केरल बंदरगाह पर और जोमोरिन वहां उसका स्वागत करता है और अब्दुल मनीद गुजरात का रहने वाला था, उसी के सहायता से वह वास्को डी गामा भारत आया था। यहाँ तक क्लियर है? तो बताइएगा कि यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम, ध्यान यहाँ ये देना है कि यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम अलग है। उसका स्थापना तो उसके देश में हुआ था, लेकिन भारत में आने का क्रम अलग है। वहां बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां हैं जो वहां पहले स्थापित हो गई, लेकिन भारत पहुंची बाद में। और जो पहले भारत आया उसने सबसे पहले यहाँ पर फैक्ट्री खोला। तो यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का जो क्रम है उसका ट्रिक है पुअर ड डे फ्रांस। पू से हो गया पुर्तगाली, अ से हो गया अंग्रेज, ड से हो गया डच, उसके बाद डे से हो गया डेनिश और फ्रांस से हो गया फ्रांसीसी और स्वीडन। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1498 में। उसके बाद होता है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 को, जब एलिजाबेथ प्रथम जो साइन करती है और यहाँ पर अकबर का शासनकाल था। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है 1664 में और स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है 1731 में। तो ये तो हो गया पुर्तगाली यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम। लेकिन भारत आने का क्रम क्या है? तो पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले भारत आई वास्को डी गामा 1498 में और कोचीन में अपना पहला फैक्ट्री खोला। उसके बाद अंग्रेज नहीं आया, डच आ गया। अंग्रेज का स्थापना 1600 में हुआ, लेकिन डच का स्थापना 1602 में हुआ। तो पुर्तगाली के बाद कौन आए? डच। और डच ने अपना फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोला 1605 ईस्वी में। अंग्रेज कंपनी की स्थापना हो गई थी 1600 में, लेकिन अंग्रेजों ने 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री खोला। फंसता यहीं पर है कि कंपनियों के स्थापना का क्रम और भारत आने का क्रम या फैक्ट्री स्थापना का क्रम। और डेनिश जो है 1620 में त्रावणकोर, वही राजा रवि वर्मा वाला, और फ्रांसीसी सूरत में 1668 में। तो क्लियर है? तो भारत के आने यूरोपियों के भारत आने का जो क्रम है वह पुर्तगाली के बाद डच आए और तब अंग्रेज आए, तब डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, स्वीडन आए। लेकिन अगर कंपनियों के स्थापना क्रम कहेगा तो पुर्तगाली के बाद अंग्रेज का होगा, तब डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडन हुआ। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले भारत आए पुर्तगाली, और पुर्तगालियों में कौन आया? वास्को डी गामा 1498 में। 17 मई 1498 को कालीकट केरल बंदरगाह पर पहुंचा। जमोरिन ने स्वागत किया और रास्ता दिखाया था अब्दुल मनीद जो गुजरात का था। ठीक है। अच्छा, दोबारा वास्को डी गामा कब आया? 1502 में। तो पहले तो आया 1498 में, उसके बाद 1502 में आया। और वास्को डी गामा को पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर जनरल भी बनाकर भेजा गया था, और बाद में यहीं पर ये मर जाता है और केरले में इसका टॉम्ब यानी कि मकबरा बना दिया जाता है। ठीक है। अब बताइएगा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की और मसूलीपट्टनम में डच एवं अंग्रेज दोनों स्थापित की। डच स्थापित किए 1605 में, अंग्रेज स्थापित किए मसूलीपट्टनम में 1611 में। ठीक है। और पुर्तगालियों ने कोचीन में 1503 में। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो 1505 में नियुक्त हुआ। और यही जो है ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति का जन्मदाता था और लागू किया था किसने? अल्मीड़ा ने। और यही पुर्तगाली सब है जिसने समुद्र पर अधिकार कर लिया था, अरब सागर पर, हिंद महासागर पर, और एक काट व्यवस्था यानी कि टिकट व्यवस्था लागू किया था। ठीक है। मुगलों को भी टिकट लेना पड़ा था व्यापार के लिए। अच्छा, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किस गवर्नर को माना जाता है? अल्बुकर्क को, अल्फांसो दी अल्बुकर्क को माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। और इसी के द्वारा 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया गया था। ठीक है। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 में। नेक्स्ट बताइएगा कि डच लोग भारत कब आए? 1596 में, जब कार्नेलियन हाउटमैन सुमात्रा पहुंचा था भारत के पूर्व में।
तो पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन। और डच लोग नीदर या हॉलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट बताइएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अंग्रेज वाला 1600। हाँ ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा साइन किया गया था और यहाँ पर अकबर था। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि डचों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम में 1605 में, और अंग्रेजों ने भी मसूलीपट्टनम में खोला था 1611 में। ठीक है, अहमदनगर का विलय कब हुआ था? 1632 में। ठीक है, डचों का भारत में पतन कब हुआ? बेदरा के युद्ध में, जो 1759 में हुआ। अंग्रेजों एवं डचों के बीच बेदरा का युद्ध होता है 1759 में, और उसमें जो है डच बुरी तरह पराजित होते हैं और सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। 1611 में तो मसूलीपट्टनम में खोल लिया गया, यानी कि वो परमानेंट नहीं था। परमानेंट फैक्ट्री 1613 में सूरत में खुला, गुजरात में। किस मुगल शासक की अनुमति से? जहांगीर के, क्योंकि जहांगीर के दरबार में ही कैप्टन हॉकिंस एवं सर थॉमस रो आए थे। अच्छा, अंग्रेज एवं यूरोपीय शासन काल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? बिहार। तो बिहार का जो क्षेत्र था वो अफीम एवं सोरा। अफीम तो हो गया नशा नशेड़ी सबका, और सोरा हो गया बारूद पोटेशियम। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी? 1668 में सूरत में फ्रांसिस कैरो के द्वारा। भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में फ्रांसिस कैरो के द्वारा। अच्छा, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। और सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले ही था, लेकिन उसको इम्प्लीमेशन किसने किया? वेलेजली ने। और हैदराबाद सहायक संधि अंग्रेजों के साथ करने वाला प्रथम राज्य था। अच्छा, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने, जो फ्रांसीसी था 1674 में। और वहीं बंबई की स्थापना गैरोल ओंगियर के द्वारा की गई थी। और आगे चलकर वहीं बंबई पुर्तगालियों से दहेज के रूप में मिलता है अंग्रेजों को। जेम्स प्रथम एवं कैथरीन ब्रेगेंजा का जो शादी होता है, और बाद में जो ये जेम्स प्रथम थे वे 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए कि लीजिए 10 पाउंड दीजिएगा, व्यापार कीजिए। अच्छा, कलकत्ता नगर की स्थापना किसने किया था? जॉब चार्नोक ने 1690 में कलकत्ता नगर का। और यही कालीकता, गोविंदपुर एवं सूतानती 3 गांव को मिलाकर कलकत्ता नगर की स्थापना किए थे। अच्छा, तीसरा कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुआ था? अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच। और प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? ये लास्ट सेपल की संधि से 1746 से 48 के बीच। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच होता है और पांडिचेरी की संधि से खत्म हुई। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 पेरिस की संधि से समाप्त हुई। तो इसको याद रखना होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सेपल, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि से, और तृतीय पेरिस की संधि से। हम्बुराबी कहाँ का शासक था? बेबीलोन का था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया था। वांडीवास के युद्ध में, ठीक है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था? सर आयरकूट। सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास का युद्ध 1760 में जो है, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। और बेदरा का युद्ध जो 1759 में हुआ, उसमें अंग्रेजों ने डचों को हराया। इस तरह क्या होता है, अंग्रेज काफी शक्तिशाली होते जाते हैं। अच्छा, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी कब छीना था? 1761 में, फिर वापस भी कर दिया। अभी आजादी के बाद तक पांडिचेरी उन्हीं का था। उर्विले आश्रम अरविंद घोष वहीं बनाए थे। सिखवाद कब शुरू हुआ? सिख धर्म 1500 से 1499 के आसपास। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? 1469 में तलवंडी, वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। रोड भी बनाया था भारत सरकार, यहाँ अमृतसर और वहां के बीच। कहानी फिर बंद हो गया, चल रहा है पता नहीं। अच्छा, ये गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था?
कालू चंद्र एवं माता जी का नाम था तृप्ता देवी। अच्छा, संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर को किसने स्थापित किया था? गुरु नानक देव ने, ठीक है। और इसे नियमित किसने कर दिया? लाहना, जो उनके चेला थे। अच्छा, गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई? 1539 में करतारपुर, जो भी पाकिस्तान में है, यही ना करतारपुर कॉरिडोर है। अच्छा, गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन हुए? गुरु अंगद। और गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया, ठीक है। अकबर ने 500 बीघा जमीन किसे दान में दी थी? सिखों के चौथे गुरु रामदास और उनकी पुत्री बीबी भानी को। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। और सिखों के ये 5वें गुरु थे, इन्हीं की हत्या जहांगीर द्वारा कर दी गई। स्वर्ण मंदिर का निर्माण और आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव। खुद को सच्चा बादशाह किसने कहा था? अर्जुन देव ने। हरमंदिर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में किसने बनवाया? अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? साईं मियां मीर ने। याद रखिएगा लोग, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साईं मियां मीर ने। गुरु नानक देव को मृत्युदंड किसने दिया? गुरु अर्जुन देव को, जहांगीर ने। अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की? हरगोविंद। यही ना पगड़ी वगड़ी बांध कर तलवार रखने लगे, नगारा लगे दरबार में बजवाने। हिंद की चादर किसे कहते हैं? गुरु तेग बहादुर को। और इनकी हत्या औरंगजेब द्वारा कर दी गई थी। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को किसने समाप्त किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने किया एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया। और सिखों के अंतिम गुरु एवं 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ, जो पटना साहिब कहलाता है, क्योंकि इनके पिता पूर्व की ओर यात्रा पर थे, गुरु तेग बहादुर, तो यहीं पर रुक गया लोग। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में कब हुआ? 1666 में। सिखों के अंतिम गुरु भी गुरु गोविंद सिंह हैं। और इनकी हत्या 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में एक गुल खान नामक पठान द्वारा कर दी गई थी। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया किसे? गुरु ग्रंथ साहिब को। कहा कि अब गुरुवाणी का यही काम करेगी। और गुरु ग्रंथ साहिब का रचनाकार गुरु अर्जुन देव थे। 5 का कार्य। हाँ, ठीक है। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ? 1780 को सुकरचकिया मिश्र के मान सिंह के घर। और रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए? बहुत पूछता है। खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह हुए। और सिख राज्य का अंतिम राजा कौन थे? दलीप सिंह, जिनको पढ़ने के लिए, डॉक्टरी के पढ़ाई के लिए भेज दिया गया और रानी दीदा को भी पेंशन दे दिया गया। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच। और चार्ल्स मेटकॉफ इसमें क्या किया था? मध्यस्थता किया था। सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? बंगाल का। और काल कोठरी की घटना यही घटवाता है जेड हॉलवेल, उसका रचनाकार है। ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756 में। और कहा जाता है कि 146 अंग्रेज को बंद कर दिया 4/6 के रूम में, झूठा खबर फैलाया, ठीक है। तो अली लंगर की संधि हो गई 1757 में सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। दस्तक प्रथा को किसने समाप्त किया था? मीर कासिम ने। वही ना कहा कि भाई अंग्रेज जो है, जो मुगल शासक जो फरमान दिया उसका दुरुपयोग कर रहा है, मेरे व्यापारियों को घाटा हो रहा है, मेरे व्यापारियों को टैक्स देना पड़ रहा है, ये लोग टैक्स नहीं दे रहा है। तो कहा कि दस्तकें खत्म हो गया, फ्री ट्रेड कीजिए। तो दस्तक प्रथा को समाप्त किया मीर कासिम ने। पलासी का युद्ध कब हुआ था? डेट के साथ बताइए। 23 जून 1757 को पलासी की युद्ध हुई, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज सेनापति था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे जो मारे गए। मारा कौन? मीरन मारा था, मीर जाफर का बेटा। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। पलासी का युद्ध का मैदान कहाँ है? बंगाल में है और बक्सर बिहार में है। मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना? 1757 में। बंगाल की मार गया तो वही ना बना दिया गया। अरे मीर जाफर कब बन रहा है? पलासी के युद्ध के बाद ना। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने हटाया? मीर कासिम ने। और वहीं बंदूक का फैक्ट्री बैठा लेता है। बक्सर का युद्ध जब हुआ तो अंग्रेजों के विपरीत किन लोगों की संयुक्त सेना लड़ रही थी? अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, दिल्ली के बादशाह, हाँ, शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर भी कहा जाता है, और साथ में मीर कासिम। तभी हाँ अंग्रेजों से हार गए।
बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम? नहीं, मीर कासिम को हटा दिया था लोग, मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में, देखिए कितना फंसने वाला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय मीर कासिम तो विद्रोह न कर दिया था, तो इसको हटाकर मीर जाफर को बना दिया था ना। 64 में हुआ था ना, तो 64 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। लेकिन कहने का मतलब है कि जब बक्सर का युद्ध हो रहा था 22 अक्टूबर 1764 को, तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। क्योंकि मीर कासिम तो विद्रोह न किया कि हम भाई लड़ाई लड़ेंगे आपसे। तो बक्सर के युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। और इस युद्ध में किसने नेतृत्व किया था? वांडीवास के युद्ध में 1760 में जो अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच हुआ, आयरकूट, याद रखना है इसको। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। किसके किसके बीच हुई थी? शाह आलम द्वितीय, अली गौहर एवं लॉर्ड क्लाइव के बीच। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी गई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव एवं शुजा उदौला के बीच हुई, अवध के नवाब को। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? क्लाइवे को। ठीक है। बंगाल में दोहरी शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड क्लाइवे के द्वारा 1765 में। बंगाल में दोहरी शासन को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और पिंडारियों का दमन भी वारेन हेस्टिंग्स ने किया। रिंग फेंस की नीति किसने लाई? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये फंसता है हमेशा। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने कहाँ की थी? 1781 में कलकत्ता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? कर्नवालिस को, जो अस्थाई बंदोबस्त ही सब लाया। और कर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, निरहुआ के गांव में। भारत में स्थानीय स्वशासन शासन का जनक किसे माना जाता है? जनक लॉर्ड रिपन को। और इल्बर्ट बिल विधेयक जो पेश हुआ था कि मैंने जो हिंदुस्तान के जज हैं वे अंग्रेजों का मुकदमा भी सुनेंगे, इसी के विरोध में 1883 में यह त्याग पत्र देकर चला गया, क्योंकि अंग्रेज नहीं मान रहे थे कि भाई हिंदुस्तानी लोग मेरा मुकदमा काहे सुनेगा। फूट डालो और राज करो की नीति किसने लाया था? कर्जन। तब ना बंगाल का विभाजन किया 1905 में। नरबली प्रथा पर किसने रोक लगाया? मानव नरबली पर लॉर्ड हार्डिंग ने। हार्डिंग द्वितीय दूसरा है, राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग दूसरा है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का तो वारेन हेस्टिंग्स हो गया, भारत का पहला विलियम बेटिक। सती प्रथा का अंत किसने किया? विलियम बेटिक ने, राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में अनुच्छेद 17 का प्रयोग करके। ठीक है। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा? 1770 में। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 में। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था? टीपू सुल्तान, जो अपने आप को मैसूर का शेर कहता था, टीपू सुल्तान। साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, फ्रांसीसियों से इसने सहयोग लिया और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मारा गया यह, अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक हैदर अली था और द्वितीय तृतीय के समय टीपू सुल्तान था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया? टीपू सुल्तान ने। और उस शेर मैसूर कहा जाता है उसे। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? मद्रास यानी कि तमिलनाडु में रीड एवं थॉमस मुनरो के द्वारा 1792 में। मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में लागू किया गया। अस्थाई या इस्तमारारी या जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में किसने की थी? कर्नवालिस ने। और यह जमींदारों के साथ था और मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में था। चलिए फटाफट बताइएगा कि पिंडारियों का दमन किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नरबली प्रथा पर रोक किसने लगाया? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? विलियम बेटिक के द्वारा, वही राजा राम मोहन राय के सहयोग से। सिराजुद्दौला का प्रमुख सेनापति कौन था? मीर जाफर, गद्दार था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया? टीपू सुल्तान।
शेरे मैसूर भी कहा जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 किस संधि के साथ समाप्त हुई? पेरिस। पहला एला सेपेल, दूसरा पौंडीचेरी और तीसरा अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध यानी कि कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से। एला सेपेल, पौंडीचेरी और पेरिस। स्वर्ण मंदिर का नींव किसने रखा था? साईं मियां मीर ने। नींव? अरे पहला ईंटा के जोड़लस? मिस्त्रिये ने जोड़ी। साईं मियां मीर ने। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु। खालसा पंथ। जफरनामा का रचना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। फारसी में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? बेलजलिया मारा था इसको। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? 1666 में, पटना में। फूट डालो और राज करो की नीति किसने शुरू की? लॉर्ड कर्जन ने। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। चूंकि मीर कासिम तो विद्रोही हो गया था। बहुत फंसेगा ये प्रश्न। अंग्रेजों का किस संधि के आधार पर बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की प्रथम संधि। गुरु गोविंद सिंह का निधन कहां पर हुआ? नांदेड़, महाराष्ट्र में। गुल नामक पठान ने कर दी थी। भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? कार्नवालिस। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स। बक्सर के युद्ध में मुनरो था। अवांडीवास के युद्ध में आयरकुट था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 की समाप्ति किस संधि से हुई? एला सेपल संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी के और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से। और ये तीनों युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। काहेला हुआ था पता है? राजा बनाने के लिए कि हम उसको राजा बनाएंगे। ये लोग चाहता था कि हम उसको राजा बनाएंगे। हाँ। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरकुट ने। अब बक्सर में हेक्टर मुनरो और पलासी में रॉबर्ट क्लाइव। इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में हुआ था? वो इसी को श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है कि भारतीय जज अंग्रेजों का मुकदमा नहीं सुनेंगे। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किसी विवाद में वो त्याग पत्र देकर चला गया। शायद इन्हीं सब कारणों से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का भी जनक था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा कि भारत का यह उद्धारक है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में, अंग्रेजों एवं डचों के बीच। वांडीवास का युद्ध 1760 में। हम्बुराबी कहाँ का शासक था? बेबीलोन का। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के बाद उसको वायसराय बना दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अच्छा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेटिक। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वारेन हेस्टिंग्स को, और अंग्रेजी राज्य का संस्थापक माना जाता है क्लाइव को। रियल संस्थापक वारेन हेस्टिंग्स को। भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक वारेन हेस्टिंग्स को। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? द्वैध शासन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने की थी। वही ना कहा पैसा, हाँ पैसा हम वसूलेंगे, शासन आप देखिए। आज जब आपको अपने नौकर सबको पैसा देना होगा, सेना वना को, ताकि हमारे सामने दांची आइएगा। दोहरी शासन यही है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में, 31 दिसंबर 1600 को। कोलकाता नगर की स्थापना किसने की थी? जॉब चार्नक ने। फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में, 1668 में। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। और फ्रांसीसी पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्को। जब वो गोवा को जीत लेता है तो भाई वो जगह हो ना गया रहने खाने पीने के लिए। हिंद का चादर किसे कहते हैं? गुरु तेग बहादुर को, जिनकी हत्या किसने कर दी थी? औरंगजेब ने।
अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की? हरगोविंद ने। तलवार उलवार लगे बांधने, लगे पगड़ी बांधने, नगारा लगे बजवाने, राज सिंहासन बनवा लिए पूरा एकदम। तबे तबे से मुगल से इन लोगों का 36 का आंकड़ा होने लगा। डच लोग कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के। सिख धर्म में संगत धर्मशाला एवं पंगत लंगर की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक देव ने। ठीक है। भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को, चूंकि जीत लिया था गोवा को। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। पलासी में रॉबर्ट क्लाइव था, बक्सर में हेक्टर मुनरो था, वांडीवास में आयरकूट था। और भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को। अस्थाई बंदोबस्त का भी जन्मदाता कॉर्नवालिस है। जो जमींदारी व्यवस्था थी, इस्तेमारी कहिए, विश्वेदारी कहिए, और उसमें क्या था कि 100 रुपया में 89 रुपया अंग्रेजों को देना है और 11 रुपया जमींदार रखेगा। और उसी के अंतर्गत सूर्यास्त का भी कानून बनाया कि महीना के 30 तारीख को सूर्य डूबने से पहले अंग्रेजी कार्यालय में आपको जमींदारी क्षेत्र का पूरे टैक्स वसूल के किसानों से जमा कर देना है। नहीं जमा कीजिएगा तो आपका जमींदारी खत्म और आपका सारा संपत्ति किसी और जमींदार या साहूकार को बेच दिया जाएगा।